टू सी सेट, जो कि आज 28 मई 2023 को हुआ है। सो बिफोर वी गो इनटू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और एक एक करके हम लोग सारे सवाल करेंगे, आई वांट टू टेल यू कि यूपीएससी ने पिछली बार की तरह ही कंसिस्टेंटली अपना लेवल ऊपर ही किया है। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल हैं, तो उनको हम आसान बिल्कुल नहीं कह सकते। इनफैक्ट मुश्किल से 3 से 4 सवाल हैं जिनको हम थोड़ा आसान कह सकते हैं। अदरवाइज सारे के सारे सवाल दे हैड लाइक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। पर ये डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं है कि इस बार हो गया है, पिछले 3-4 साल से ही ऐसा हो रहा है। और जो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सिर्फ सी सेट नहीं, यूपीएससी का आरटी, एएलसी, उन सारे एग्जाम में कंसिस्टेंटली इसी तरह का पेपर आ रहा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। सो इट इज मोर कॉन्सेप्चुअल। इसमें हम ज्यादा फॉर्मूला याद करके, शॉर्टकट याद करके, उन सब चीजों से हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमें चीजों को समझना होगा, कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, तभी हम अपना सी सेट अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। सो गाइस, विद दैट नोट शुरू करते हैं और एक एक करके हम अपने सारे सवाल सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा पेपर है एंड इसमें मैं पहले मैथ्स के सवाल पहले कर दूंगा सारे, फिर देन विल गो थ्रू आवर इंग्लिश वाले सवाल करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग पूरे मैथ्स वाले एक एक करके सारे सवाल हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, which was question 4th in this case. So इसमें हमें पूछा था कि कब डेफिनेटली इवन या कब डेफिनेटली ओड होगा। सो जो पहले वाला है स्टेटमेंट, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, लेकिन सेकंड वाले में ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इनमें से क्या इवन ओड हो सकता है। सो गाइस, ये तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, इवन ओड ओड। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। 3 डिजिट नंबर जो इसे मल्टीप्लाई करके 37DD बनेगा, दैट नंबर वाज 936, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 3744 एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का सम। सो ए प्लस बी प्लस 9 और 6 3, 3 और 6 9 और 9 18। करेक्ट आंसर विल बी ए। For any choices of value x, y, z, 6 digit number can be divisible by, so guys ये तीनों से डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। 125 identical cubes are in form a cubical block. How many cubes are surrounded by cubes on all sides? So guys 5 into 5 into 5 का क्यूब होगा, अंदर वाले 3 into 3 into 3 वाले होंगे, and therefore correct answer will be A. Next one, how many distinct 8-digit number can be formed by rearranging the digit of 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd place and even digits occupy even place? So पहले हम odd digits को अरेंज कर देते हैं। So 4 डिजिट है लेकिन रिपीट हो रहा है 2 2, तो हमने ओड कर दिया। उसके बाद हम इवन डिजिट्स को प्लेस कर देंगे। So this will be 6 into 6 36, option C. ABC are working independently and can do a piece of work in 8, 16, 12 days and so on. So इस वाले में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, काफी लोग इसको कर ही पाएंगे। इसके बाद कुछ इंग्लिश के सवाल है जो हम करेंगे बाद में, अभी मैथ्स वाले एक साथ हम लोग कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन 16th नाउ। 16th काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन पहले भी यूपीएससी में कई बार ये वाला सवाल आ चुका है, मतलब इस टाइप का सवाल आ चुका है, और इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17th कोडिंग डिकोडिंग, काफी आसान सवाल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18th सो हमें ये बताने के लिए कौन सा ओल्डेस्ट पर्सन है, पांचों के पांचों स्टेटमेंट चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19th 5 मेंबर है फैमिली के और हमें बताना कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए गाइस हमें चारों ही स्टेटमेंट चाहिए, उसके बिना हम नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बाकी से डिफरेंट है। सो डी इज डिफरेंट, क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर है, हम बार बार बोलते भी रहते हैं 1 से लेके 100 तक के सब प्राइम नंबर याद करने हैं, उसी पे सवाल आ गया है। सो 91 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए डी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसके बाद कुछ इंग्लिश के सवाल हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट मैथ्स क्वेश्चन विच इज 24th। सो 24th में मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट्स कितना लेना पड़ेगा ताकि उसका एक पेयर ऑफ सॉक्स उसके पास बाहर आ जाए, विच इज रेड इन कलर।
सो पहले वो अपना बाकी निकाल लेगा। सो पहले 9 पेयर ऑफ व्हाइट निकाल लेगा, मतलब 9 पेयर ऑफ व्हाइट का मतलब 18 व्हाइट निकाल लिया। 8 पेयर ऑफ ब्लैक है, 16 उसने ब्लैक निकाल लिया। वी आर टेकिंग द वर्स्ट केस, तो 18 और 16 34। उसके बाद रेड निकलना शुरू होगा, पर सॉक्स का 2 का पेयर है, सो 34 35 और 36। 34 के बाद 2 और निकालेंगे रेड वाले, तब पेयर बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, in how many ways a batsman can score 25 runs by scoring single runs 4 and 6s? So guys, there are 19 ways कि जिससे आप ये कर सकते हो। 25 रन आपके बन सकते हैं सिंगल 4 एंड 6s के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 4 लेटर्स हैं, 4 ही एनवेलप हैं, तो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है कि अगेन ये भी पहले यूपीएससी में आ चुका है गाइस, बाय द वे, पर यूपीएससी सी सेट में नहीं आया था, किसी आई थिंक डीआरडीओ स्टोर ऑफिसर के एग्जाम में आया था यूपीएससी के 2018-19 के आसपास। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट। ऐसा क्या, अगर 4 लेटर हैं, अगर एक को हमने इनकरेक्ट में डाल दिया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, अगर एक इनकरेक्ट गया तो बाकी 3 करेक्ट गए, अगर बाकी 3 करेक्ट गए तो चौथे के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचेगी करेक्ट में जाने के अलावा। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, देयर आर 6 वेज इन विच 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवेलप। वो कैसे कि पहले आप 4 में से चूज कर लीजिए 4C2 कि कौन से आपको करेक्ट में मतलब करेक्ट वाले कौन से भेजने हैं। ठीक है, सो आप कितने तरीके से कर पाओगे? 4C2 कितना है, 6 तरीके से आपने उन 2 को चूज कर लिया। ठीक है, उनको करेक्ट वाले में आप भेज दीजिए। अब बाकी 2 को इनकरेक्ट में भेजना है, तो 2 लेटर हैं और 2 ही एनवेलप है, उनको इनकरेक्ट में भेजने का एक ही तरीका है। सो 6 into 1 6, therefore this is right and therefore B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 100? सो गाइस नंबर ऑफ जीरोस देखनी है। यहाँ एक 5 निकल आएगा, यहाँ से एक 5 यहाँ एक अपने पास यहाँ 5 निकल आएगा, एंड दिस नंबर इज 95। एक्चुअली टाइपिंग में गलत हो गया ये हमारी टीम से। सो ये 95 अपने पास, 2 5 तो यहीं से आ गए। अब 2 5 को मल्टीप्लाई होने के लिए 2 भी चाहिए, 2 अपने यहाँ से आ जाएंगे। सो देन रिमाइंडर विल बिकम 0। बाद में 2 0 इसके आ जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है 2 की पावर दिस। 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, और इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, देयरफॉर 2 raised to power 1। करेक्ट आंसर इज ए। काफी आसान सवाल, अगर ये सब नहीं किया तो फिर ठीक से पढ़ाई नहीं किया आप लोगों ने। ABCDEF आर नंबर, और ABCDEF की हमें वैल्यू निकालनी है। इसका करेक्ट आंसर विल बी डी, विच इज 31। 30th देखते हैं। D is a 3-digit number such that ratio of number to sum of digits is least. So guys ये नंबर है 109, और अगर डिफरेंस हम लोग निकालेंगे बिटवीन यूनिट एंड 100 डिजिट, दिस विल बी 9 - 1 विच इज 8। पैसेज के सवाल आते हैं, लेट्स देखते हैं आगे मैथ्स वाले कौन से हैं। सो गाइस आई कम टू क्वेश्चन नंबर 34th, और 34th में क्या है हमारा, इसमें लॉजिक क्या है गाइस? तो 10 7 और 9 16, और इसमें 10 और 9 19, 19 और 30 50, 19 और 30 49। आई थिंक सम ऑफ डिजिट्स का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था, मुझे हमने सोल्व किया था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ए। कुछ सम ऑफ डिजिट का इसमें कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 34th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Let x be positive integer such that it is divisible by x. तो how many values of x are possible? So 7x plus 96 को अगर x से डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब बात है इसको डिवाइड होने की। अब इसको डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे कि 96 के कितने फैक्टर हैं? सो 96 से कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24, 12 के बाद 16 16 24, 24 के बाद 32 48 और 96। तो कितनी वैल्यू होगी x की? 12 वैल्यूज होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। PQRS आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? अगेन पहले यूपीएससी में सवाल आए हैं ये ग्रेटेस्ट कब होता है? जब इसका सम इक्वल होगा 15 × 15, और तभी इसके पेयर बनेंगे, एंड करेक्ट आंसर विल बी 2 to 5। 2 to 5, B will be the correct answer, and option B is what? 225 है option B, which is my correct answer. आगे बढ़ते हैं। 37, a number n is formed by writing n 9999 times, then अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा गाइज?
इसमें रिमाइंडर आएगा 11। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट 10⁻99 माइनस 1 को 13 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो और तुम्हारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, इसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। सो गाइस ये काफी टिपिकल सवाल है, कई बार आ चुका है कि 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 2 3 4 3 2 1 ऐसा पैटर्न बनता है। इसको आप करके देख लेना, करेक्ट आंसर इज सी 81। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिजिट व्हिच अपीयर इन इंटीजर 10 to 100 और दिस सम विल कम आउट टू बी 856। सो बेसिकली 1 से 1000 का सम होता है 901, उसमें से 1 to 10 वाला 45 हम लोग घटा देंगे एंड 856 हमारा आ जाएगा। ABCD का स्क्वायर, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है और इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइज, दिस इज विद मी, इट इज ऑप्शन सी विच इज 20। कुछ पैसेज के सवाल हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके 44 चिल्ड्रन, अगर हमारे 40 चिल्ड्रन है, एक एक करके हम पास ऑन कर रहे हैं, सो कब जाके ये उसको मिलेगा। सो गाइस पैटर्न ऐसे बनेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7 फिर 11 फिर 16 फिर 22 फिर 29 फिर 37 के बाद फिर आगे घूम के 6 छठे पे, फिर 16 फिर 27 फिर 39 फिर आगे घूम के 12 26 और फिर आगे घूम के पहले आदमी पे आएगा। एंड इसके लिए तुम्हें 15 ऑप्शन बी 15 ट्रांजैक्शन होने पड़ेंगे, तब ये करेक्ट आपका आएगा। ओके 45 मिडिल टर्म क्या होगा गाइस, ये भी पहले आया हुआ यूपीएससी में, मिडिल टर्म होगा एच विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, सो गाइस जब पी क्यू से ग्रेटर है या नहीं है, P प्लस क्यू इज ग्रेटर देन 0, ये बात ठीक है, लेकिन हमें इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि P और Q या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, इससे भी हमें नहीं पता चलता कुछ भी, देयरफॉर डी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि P और Q दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं। दैट विल डिसाइड कि दोनों में कौन सा बड़ा होगा या छोटा होगा। ओके नेक्स्ट वन 47th क्वेश्चन, ठीक है, P plus Q plus R is greater than, so option C is the correct answer for this one। 76 लोग हैं और there is a I think tea party which is going on। हमें बताना है कि so guys अगर आप इसको देखोगे so इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि 76 लोगों ने टी लिया, ठीक है, उसके बाद 60 लोगों ने कॉफी लिया, 60 लोगों ने कॉफी लिया, ठीक है, 15 ने दोनों टी और कॉफी लिया, तो 15 हम बीच में लिख देंगे, 15 लोगों ने दोनों लिया। ओके ठीक है, उसके बाद बाकी भी निकाल सकते हैं। अगर ये 76 है, आई थिंक दिस वाज 75, उसको करेक्ट कर देता हूं मैं, दिस वाज 75 एक्चुअली, नॉट 76, 75, ठीक है। सो अगर ये 15 है तो ये कितना बच गया इधर, अगर ये 15 है तो ये बच जाएंगे 60 और ये इसके अलावा यहाँ आ जाएंगे हमारे 45, ठीक। आगे आगे देखते हैं। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, इसका मतलब जो मिल्क वाले लोग हैं वो कहाँ हैं, वो टी से बाहर है। टी अब वो कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन टी से बाहर है, हमें इतना पता है, जो मिल्क पीने वाले लोग हैं वो टी से बाहर है। वो ग्रीन के अंदर भी हो सकते हैं, ग्रीन से बाहर भी हो सकते हैं। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, इसका मतलब क्या है कि जो मिल्क पीने वाले लोग हैं वो हमारे बाहर नहीं है, क्योंकि एक ड्रिंक पीता है, तो इसका मतलब मिल्क पीने वाले लोग कहाँ हैं, ये वाले लोग हैं, इधर जो लोग हैं वो मिल्क पीने वाले हैं, ठीक है। पूछा हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, 50 पीपल टुक द मिल्क। तो लेकिन अब ये मिल्क पीने वाले जो लोग हैं, अब ये बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको फिगर आउट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ पीपल हु टेक मिल्क ओनली। यस, अब इन दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे देन वील बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एंड देयरफॉर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, बाद में गाइस हम इसका डिटेल सॉल्यूशन भी लगाएंगे, अभी जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं जो करेक्ट आंसर, ताकि आप चेक कर लो। व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर, और इसका डी इज द करेक्ट आंसर, कि इसका करने के बाद भी हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते। लेट्स कम टू 50th। 5 चिल्ड्रन है, 2-2 साल की एज का गैप है, अगर हम इसमें देखेंगे
सो ये दोनों आइदर स्टेटमेंट से यू कैन फिगर इट आउट, एंड देयरफॉर इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 196 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर 2 रेज़ टू पावर 196 को करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हो, काम करो, 2 रेज़ टू पावर 192 को 6 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, सो इट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 191, इट विल बिकम 3। अब 2 से मैंने डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर निकाल लूंगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 191 विच इज -1। अगर 3 से डिवाइड करते हैं, -1 रिमाइंडर है, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया हमारा 2, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि शुरू में हमने 2 से डिवाइड किया था। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेगेटिव रिमाइंडर के कैसे हम करते हैं ये हम अपनी क्लास में काफी अच्छे से लोगों को बताते हैं। आगे ये सीक्वेंस डाल के देख लेना, एंड करेक्ट आंसर विल बी डी। Next one, a 56 question, right? Let's come to 56th now, and 56th, give me a second guys, let me figure out my paper। 56th हम लोगों ने कहाँ रखा है, yes, 56th a b and c d are so guys, इस वाले केस में क्या है, तुम्हारा a b तो होगा 12, c d होगा 34, मल्टीप्लाई करके आएगा 408, इसमें अगर 5 6 7 ऐड करो तो बन जाएगा 975। अब तुम फिगर आउट कर सकते हो, करेक्ट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं। सो दो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि which of the following conclusion can be drawn, at least 4 people were selected, S was selected for the job। So guys, इसमें neither one nor two, D is the correct answer। अनदर थिंग, अगर आप किसी भी आंसर से एग्री नहीं करते हो, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, कल लंच तक हम एक बार चेक करके विल रिस्पॉन्ड 1 by 1। अगर कुछ हमसे गलती हुआ होगा तो करेक्ट भी कर लेंगे। ओके, 58th पे हम लोग आते हैं। लेट्स कम टू 58 नाउ। सो गाइस, नाइदर 1 नॉर 2, दो कुछ भी इसमें से ट्रू नहीं है। नेक्स्ट वन, पहले वाला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरे वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे 4 क्यूब है, 6 नहीं है, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। 60th का आंसर है 2। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, अगेन इंग्लिश वाले सवाल हैं। एंड 64th का अगर हम देखेंगे, 64th का आंसर है 64th का आंसर है सी, आर इज लेस देन एस। ये काफी आसान, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करके भी बराबर अमाउंट मिल रहा है, इसका मतलब कम इंटरेस्ट पे कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली में। 65th का आंसर है 65th का आंसर है डी। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं गाइज? ऐसे नंबर हैं 33, 35, 55, 77, 105, 165, 231, 385 और 1155। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 2 5 4 9, हाँ ठीक है। पीपी क्यू क्यू ये वाला है, इसमें बोथ, अगेन इसमें भी हम बता देते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, बाकी आप कैलकुलेट करके खुद निकाल के देख लेना। 127, 136, 145, 235, ये तो वो हैं जिनका सम 10 होगा। अब बताता हूँ जिनका सम 20 होगा, 389, 479, 569 और 578। करेक्ट आंसर विल बी सी। 67th का आंसर होगा ए। 68th विल बी सी। कई लोगों ने 12C 10 कर दिया होगा, 66 निकाल दिया होगा, वो गलत है गाइज। 69th, अगर आज संडे है तो ये दिन कौन सा होगा? सो गाइज कुछ नहीं करना था, अगर 10 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर निकालना था, विच विल बी 3 रेज़ टू पावर 10 को 7 से करने पे रिमाइंडर निकालना था, विच विल बी व्हाट 27 इंटू ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 को 7 से करने पे, इसको लिख लो 27 इंटू 3 को 7 से करने पे, -1 इंटू 3 -3। अगर 7 से डिवाइड करेंगे, -3 रिमाइंडर आया, मतलब रिमाइंडर हो गया +4। अगर संडे में +4 ऐड करोगे तो थर्सडे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है गाइज, कुछ रट्टा नहीं लगाना है, कुछ स्मार्ट नहीं बनना है, बस सीखना और आगे बढ़ना है।
ट्रैफिक सिग्नल्स के वाले का आंसर है 4:10 PM। इससे पहले 3:05 पे होगा, उसके बाद 4:10 PM। फिर इंग्लिश वाले हैं जो हम अभी करेंगे। मैथ्स वाला आ गया 75th क्वेश्चन। इसका आंसर होगा गाइस सी, ठीक है, विच इज 75th, राइट? नहीं, मुझे बस चेक करने दो, गाइस गिव मी अ सेकंड। 75th में निकालता हूँ। 70 and 75th। गाइस ये मेरे से छूट गया है। इंग्लिश का करने के बाद आई टेल यू कि 75th का क्या आंसर है, ठीक है। लेट्स कम टू 76th नाउ। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड इन 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। इसका आंसर होगा C24। देन 77th का होगा 8 और PQRS वाले का होगा 24। देन 79 का होगा बोथ 1 and 2 और 80th का होगा लास्ट जो मैथ्स का सवाल था, इसका होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब मैं मीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो इंग्लिश के एक एक करके सारे बताएंगी, और इन द मीन टाइम जो एक सवाल मैंने छोड़ दिया है उसका आंसर मैं लाना भूल गया, 75th, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तब तक एक बार अपने आप इंग्लिश के आंसर चेक कर लीजिए। and again guys, we are starting next batch of CSAT from 20th of June। मैथ्स पैरिटस की वेबसाइट आप चेक कर लीजिए ये देखने के लिए कि उसमें क्या हमारा प्लान है। Good evening, everyone. Okay, so this passage starts from the emission humans put into the atmosphere now will affect the climate, right? And this question is basically asking you the crucial message conveyed by the author. So the answer to this question should be C, right? Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. Okay. Okay, so again, there's a passage on environmental problems and health problems. So this question 2 is asking which one of the following statements best implies the most rational assumptions, right? So second answer is option C. Health can be protected even if environmental problems go on unattended. Okay, passage 3, most people are not eating the right food. So the question is about eating the right food, and the the passages are all about eating the right food, and question is asking which statement best reflects the crux of the passage, right? So third question says the answer should be option D. Using modern food processing technologies, we must fortify food items with required nutrient elements. Okay, next we have in the passages, we have question number 11th with us, right? And again, there's a passage on segregation of municipal waste, right? And the passage is asking about the assumptions which have been made about the passage. For 11th, the correct answer should be neither 1 nor 2. Okay, option D should be the correct answer. Okay. Okay, 12th, again the passage is same, but the question is changed, and they are asking the statement which best reflects the crux of the passage. So 12th is the C should be the most appropriate answer to this question. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. Although there can be confusion between B and C, but the most appropriate should be C only. Okay, next. Then there's a passage on organic farming. So based on the passage, we have to find out the assumptions which have been made. And for 13th, what should be the correct answer?
two only. Farmers and consumers need to be educated about eco-friendly food. So this one is not the assumption from the passage. Okay, fine. Next, again, the question is asking which of the following statements best reflects the most logical, rational, and practical message conveyed by the author. So 14 says C, in India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. So C is the correct answer to this question. Okay. Then we have 15th question, and the passage is all about food consumption patterns. And based on the passage, we have to find out the correct assumptions. Okay, 15th, for 15, the right answer is, the answer should be B. Dependence on a few crops has negative consequences for human health and ecosystem, right? Okay, next. So 21st is the next question based on comprehensions. So this pertains to issue of water and allocation of water between the states. Okay, again the question is asking the most rational, practical, and fair and equitable. So what is the immediate action has been asked. So they are asking us the immediate action, most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable distribution. So the most immediate action to be taken in this regard is to mitigate water crisis. Water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. Okay. Next. Okay. Which one of the following statement best reflects what is implied by the passage? So for this passage, the answer should be D. For rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. Next. For 23rd question, which asks basically the most logical and rational message conveyed by the author of this passage on farmers. So the answer should be C. Risk perception of the farmer is important for motivating them taking adaptation decisions. Okay. Okay. Next question on comprehension is 31st, which basically asks the most logical and rational implication conveyed by the passage. Okay. So this passage is on pollution, and the most appropriate answer to this question should be B. Knee-jerk reactions cannot solve the problem of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. Okay. Okay, the next passage is on corporate governance. Again, a very simple passage has been put forth. So 32nd, the answer should be B only. Good corporate governance improves the credibility of the firms. Okay. Passage, again, it's on elephants, right? And again, the question is asking the most logical and rational inference. 33rd, the answer again is option B. Elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. Then 41st question on passage, that is on agricultural lands and non-agricultural lands. 41st, the answer should be D, as it is asking the most logical and rational message conveyed by the author. The answer is agro-ecosystem should be developed in addition along with the conventional agriculture. Okay. Next. Okay, the next passage is on antibiotics. Okay, so 42nd, the answer should be A. So most logical and practical message, it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place.
Okay. (43rd). Again, the passage is on good quality school education. For 43rd, the answer should be A. To become a global power, India needs to invest in universal quality education. Okay. Next. Next is 51st question on comprehension, and the passage belongs to unemployment. And again, the statement we need to find which most likely reflects as to what the author of the passage intends to say. Okay, so 51, for 51, I think the answer should be B. Unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. Okay, so although the answer can also be D, but from among B and D, the most appropriate I think is B. Next, 52nd says, again, most rational, logical, practical message conveyed by the passage based on science and philosophy. So 52nd, the answer should be A. Modern statesmen need to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibilities, and goals. Okay. Next is again very short passage which has been asking which one of the following terms best expresses the ultimate goal of the state. So as per this passage, the answer should be D, that is liberty. Okay. Next. So again, a passage is on vernal window, that is transition period from winter to the growing season. And we need to find out the assumptions of the passage. For 61st, the most appropriate answer that seems is D, neither 1 nor 2. It means none of the assumptions which are stated in the question should be the belong to the passage. Okay, none of the statements. Next, we have this passage is based on nitrogen. Okay, and we have to infer the message implied by the passage. So 62nd, the A should be option A should be the correct answer. That is, an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. Okay. Okay, the passage belongs to sustainable lifestyles and climate justice. Again, the crucial message which is inferred out of this passage is climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts or agreements. Fine. Okay. So in the 71st question, again, the implication of the passage has been asked, and the answer to this question is D. In our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult. Okay. Okay, 72nd, again, the implied message of the passage has been asked, and the passage is on household finance. 76 answer should be D, that is all three statements best reflects the solution to the implied problem of the passage. Okay. Next, 73rd. Again, for 73rd, the answer should be 1 and 4. Okay, so this 1 and 4 is reduced as assumptions from the passage given. Okay, fine. So answer to this question is option B. For 74th, again, there's a passage on digital economy, and we have to find out the assumptions of the passage.
For 74th, both 1 and 2 assumptions are valid. So answer C, option C should be the correct answer to this question. That is both 1 and 2. And for one question for which Nitesh sir has told that I'll tell you afterwards, after the comprehension passages has been completed. So for 75th question, the answer should be D to this question, that is 35. Okay. So please mind the question number 75th. And the answer to this question is 35. Okay. Thank you so much. We are wrapping for the day.